स्वागत है दोस्तों आपका एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारी संसद में न्यू एग्रीकल्चर फार्म बिल प्रेजेंट किया है और पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, और जिसके द्वारा देश भर में हंगामा हो रहा है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आए। तो हम देखते हैं कि ये बिल है क्या है। तो दोस्तों हम इस बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे कि अभी क्या व्यवस्था है, बिल के द्वारा क्या फ़ायदा बताए जा रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आपत्ति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं टॉपिक ऑफ द वीक। वीक का जो महत्वपूर्ण देश में जो घटनाएं होती हैं, जो टॉपिक रहता है, उसको हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो देश की संसद में 3 महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। कौन कौन से बिल पास हुए हैं? फर्स्ट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। थर्ड, द एजेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिल लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हुए। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं कि हर बिल की क्या खासियत है, लोगों की क्या आपत्ति है और मौजूदा व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट बिल, द फार्मर प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है? अभी किसान अपनी फसल को कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमेटी, ठीक है, इनमें यानी कि जो हमारी मंडी रहती है उनमें बेचता है किसान। ज़्यादातर किसान उनमें बेचता है, या रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं, या फिर जिसके पास जो रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको बेच सकते हैं, या फिर जो राज्य सरकार खरीदी करती है, ठीक है, वहाँ बेच सकते हैं। अभी क्या व्यवस्था नहीं है? दूसरे राज्य या ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब अभी आप अपनी फसल को दूसरे राज्यों में नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते जिसके पास लाइसेंस ना हो, या फिर आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, बिल का क्या फ़ायदा होगा? बिल का लाभ, ऐसा इकोसिस्टम बनेगा, ऐसा वातावरण बनेगा जहाँ किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच सकेंगे। ठीक है, कहीं भी बेच सकते हैं। आप मंडी में बेचो, मंडी में आप राज्य सरकार की जो सरकारी खरीद होती है वहाँ बेचना चाहो तो वहाँ बेच सकते हो, या फिर आप बाहर बेचना चाहो मतलब बाजार में किसी को भी बेच सकते हो, या फिर आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हो। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो दूसरे राज्यों में भी बिना किसी अड़चन के आप अपनी फसल बेच सकेंगे। ई ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले क्या था, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, केवल जो व्यापारी ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है या मंडी या राज्य सरकार को ही बेच सकते हैं। अब किसान अपनी फसल को जहां उसका मन होगा वहां पर बेच सकता है। ठीक है, अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उनकी क्या आपत्ति? उनका कहना है कि इससे जो मंडी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और राज्य सरकार को जो मंडी शुल्क के रूप में आमदनी होती है वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा जो राज्य सरकारें जो सरकारी खरीद करती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका विरोध करने वाले लोगों का कहना है। जबकि सरकार ने सीधा सीधा बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं खत्म होगा, मंडी भी जैसी कि चल रही है वैसी ही चलेगी, केवल किसानों को और अन्य विकल्प भी मिलेंगे मंडी और सरकारी खरीद के अलावा भी। मतलब वो किसी को भी बेच सकते हैं, उनका मन है। ठीक है, तो इस तरह का ये बिल है, द फार्म प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा बिल दोस्तों, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। ठीक है, अब वर्तमान में क्या व्यवस्था है? अभी क्या होता है दोस्तों, किसानों की कमाई पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? मानसून, वर्षा कैसी हो रही है, ठीक है, बीच में कैसा मौसम रहता है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, दूसरी उत्पादन से जुड़ी अनिश्चितता। उत्पादन से जुड़ी अनिश्चितता मतलब कभी कम फसल होती है, कभी ज़्यादा फसल होती है। ठीक है, और बाजार के अनुकूल रहे, बाजार कैसा चल रहा है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर मान लो कम फसल हुई तो उसका भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा फसल हुई तो बहुत कम भाव रहता है फसल का। ठीक है, आप देखते हो प्याज, टमाटर, ऐसी फसलों को किस तरह से इनकी कीमतों में वेरिएशन रहता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, किसानों की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है और रिटर्न बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क में काम होता है। कानून से क्या लाभ होगा? खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों की नहीं होगी,
बल्कि जो एग्रीमेंट करेंगे उनकी रिस्क हो जाएगी। किसान बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट करके दलाल खत्म हो जाए। देखो दोस्तों, अभी क्या होता है, मान लो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया है, वो क्या करती हैं, हमने अपना जो किसान अपनी फसल है वो मंडियों में बेचता है, मंडी में जो व्यापारी रहते हैं अपने ऊपर के जो बड़े व्यापारी रहते हैं उन्हें बेचते हैं, उनके ऊपर बड़े व्यापारी उनसे बेचते हैं, फिर वो जो फैक्ट्रियाँ रहती हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर रहते हैं उन्हें बेच। तो इस बीच में जो एंड प्रोडक्ट और किसानों के बीच में बहुत सारे बिचौलिए काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट कर सके। मान लो आपने 10 एकड़ में गन्ने की फसल की, ठीक है, आपने फसल बोते टाइम ही आपने बड़े कॉरपोरेट कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि जब ये फसल आएगी, जब हमारी गन्ना तैयार हो जाएगा तो इस कीमत पर आपको लेना पड़ेगा। तो जिस कीमत पर ये एग्रीमेंट तय होता है, बाद में उस कॉरपोरेट को उसी कीमत पर खरीदना पड़ेगा, चाहे उस टाइम पर बाजार में कोई भी कीमत चल रही हो उस फसल की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किसानों की रिस्क कम हो जाएगी। जैसे कि अभी मान लो कोई फसल का कीमत सही है और बाद में क्या होता है, जब बम्पर फसल हो जाती है तो वो कीमत कम हो जाती है। तो इसमें जो किसानों की रिस्क कम हो जाएगी। रिस्क किसकी रहेगी, जो भी कंपनी या जो भी कॉरपोरेट सेक्टर एग्रीमेंट कर रहा है उनकी, ठीक है। अब जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनकी क्या डर है, वो कह रहे हैं कि तय कीमतों की कोई विधि नहीं बताता ये बिल में ये नहीं बताता कि कीमत क्या होगी, ये बताता है कि किसान और कॉरपोरेट कंपनी आपस में जो एग्रीमेंट करेंगे वही कीमत होगी, ठीक है। दूसरा ये कहता है, ये आपत्ति कर रहे हैं लोग कि मान लो अगर कोई विवाद हो जाए, तो कॉरपोरेट सेक्टर तो एक पावरफुल रहता है, उनके पास सारे संसाधन होते हैं, लेकिन किसान क्या है, कोई छोटा किसान है 2 एकड़ बीघा का, ठीक है, 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, वो कैसे इन कॉरपोरेट सेक्टर से अगर कोई विवाद हो जाए तो लड़ पाएगा, किस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाएगा, ये इनका डर है और इसी के लिए वो विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो बिल है अपना, एजेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसमें क्या है, अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, भारत इस समय ज़्यादातर कृषि वस्तुओं के उत्पादन में सरप्लस है, आपको ही पता है, बहुत उत्पादन कर रहे हैं हमारे किसान फसलों का, ठीक है। अभी एक एजेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी फसल को आप कितना स्टोर कर सकते हैं, जो व्यापारी रहते हैं वो कितना स्टोर कर सकते हैं, उसकी एक सबकी लिमिट है, ठीक। आप उस लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। तो इस लिमिट से क्या होता है, जो व्यापारी रहते हैं वो कोल्ड स्टोरेज कम बनाते हैं, क्योंकि लिमिट है उसी हिसाब से बनाते हैं, गोदाम नहीं रहते। जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनमें ज़्यादा निवेश नहीं करते, क्योंकि अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कोई माल स्टोर कर लिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब किसानों की फसल बम्पर फसल होती है तो ये लोग ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते व्यापारी, तो उसी हिसाब से खरीदते नहीं है, कम खरीदते हैं, कम भाव में खरीदते हैं, तो किसानों के अपनी फसल को कई बार तो फेंकना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा टमाटर प्याज को किसान किस तरीके से फेंकता है, ठीक है, जब बम्पर फसल हो जाती है और इन्हें सही कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे देश में इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, गोदामों की कमी है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट कम है। क्यों ये इसलिए कम है, क्योंकि एजेंशियल कमोडिटी एक्ट इन सारी चीज़ों को रोकता है, तो ज़्यादा वो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर ये बिल से क्या होगा, कानून से क्या लाभ होगा, सरकार ने स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी है, और स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी जब सब्जियों की कीमत दोगुनी या ख़राब ना होने वाली फसल की कीमत 50% से ज़्यादा ना हो। मतलब अभी कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, स्टॉक लिमिट तभी होगी जब सब्जियों की कीमत दोगुनी हो जाए या ख़राब ना होने वाली फसलों की कीमत 50% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। दूसरा, और इस बिल में क्या होगा, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है, ठीक है। मतलब इस पर जो स्टॉक लिमिट रहेगी वो हट गई है। इससे क्या होगा, उत्पादन, स्टोरेज, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाए, ठीक है। अभी क्या सरकार पूरा नियंत्रण करती है कि आप कितना स्टोर कर सकते हो, कौन सी चीज़ कितनी अपने गोदाम में जमा कर सकते हो, ये सारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। स्टॉक लिमिट कब लागू होगी, जब सब्जियों की कीमत दुगनी हो जाए या ख़राब ना होने वाली फसल की कीमत 50% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब इसमें जो विरोध कर रहे हैं उनकी आपत्ति क्या है
कि कारोबारी फसल सीजन में जमाखोरी करेंगे जिससे कीमतों में अस्थिरता आएगी। मतलब क्या करेंगे, अब इनका कहना ये है कि कारोबारी क्या करेंगे, फसल जो सीजन होगा जमा मतलब माल स्टोर ज़्यादा कर लेंगे, उसके बाद ये कीमत अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। तो लेकिन इसके लिए सरकार ने लिमिट बढ़ाई है, लेकिन जब सब्जियों की कीमत सरकार कह रही है कि दोगुनी हो जाएगी तो वो लिमिट लगे ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगी। तो ये सरकार का सुझाव ये है, और जो विरोध कर रहे हैं उनका ये सुझाव। तो ये थे दोस्तों हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर बिल अभी आए हैं। इसमें बहुत सारा विरोध हो रहा है, राज्यसभा में भी बहुत सारा हंगामा हुआ है और देश में बहुत सारे किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार अपने समर्थन में जो बात है सीधी सीधी बता रही है। प्रधानमंत्री ने भी बताया है कि जो गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो कैसी गलत हैं, और ये बिल किस तरह से किसानों को उन्होंने एक ऐतिहासिक बिल बताया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है, तो इसके लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।